वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मिलथरे एसबी पे। और हम लोग बाल विकास में हमने बाल केंद्र शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, मतलब जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है जेंडर, कि जेंडर की समाज में भूमिका क्या है, जेंडर बायोलॉजिकल है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक फ्रेंड के पास शेयर कर दें। और एक चीज़ और आप मुझे बता दें कि मैंने पूछा था, पहले भी पूछा था कि क्या मैं ABS की क्लास शुरू करूं या हिंदी की, या हिंदी व्याकरण की या ABS की। तो एक बार फिर से आप अभी जाके वीडियो को रोक के कमेंट कर दें, या वीडियो के बाद में कमेंट कर दें कि सर ABS की चाहिए है या हिंदी व्याकरण की चाहिए है। जिसके कमेंट ज़्यादा आएंगे वो क्लास हम रखेंगे, चाहे फिर वो EBS हो या हिंदी व्याकरण हो। बाकी कुछ दिन बाद हम दोनों भी रख लेंगे, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो या तो हम EBS करेंगे या हिंदी व्याकरण करेंगे। तो आप जाके कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारा पढ़ाना अच्छा लगे, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दिया करें। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशू इन सोसाइटी बिल्डिंग। सोसाइटी को बिल्ड करने में जेंडर की क्या भूमिका है, समाज निर्माण में लिंग क्या भूमिका निभाता है। एक छोटा सा टॉपिक है, 2-3 चीज़ें हैं, उन्हीं से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कृपया आप इन 2-3 चीज़ों को, मात्र 2-3 चीज़ें हैं और सीटेट में 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। सीटेट में 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। और यदि 2 या 3 चीज़ें हैं समझाने के लिए, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इन 2-3 चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। तो इस 1 नंबर को आज हम प्राप्त करेंगे इन 2-3 चीज़ों को समझ के। तो कृपया अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें और फोकस करें चीज़ों पे। तो समाज निर्माण में लिंग की क्या भूमिका है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि मनुष्य 2 रूपों में जन्म लेता है, एक तो स्त्री और दूसरा पुरुष। एक स्त्री दूसरा पुरुष, यानी कि एक मेल एक फीमेल, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालक और बालिका कहा जाता है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको जानकारी होगी इनकी। दूसरा है कि लिंग को वैयाकरणों द्वारा यह कहकर परिभाषित किया गया है कि जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, जिससे किसी के स्त्री होने का बोध हो या पुरुष होने का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं, उसे हम जेंडर कहते हैं। जिससे हमें किसी के स्त्री होने का बोध हो कि भाई ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, बोध होना मतलब ज्ञान हो या पता चले, जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चले, उसे हम लिंग कहते हैं। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लें इस कॉन्सेप्ट को। अब हम पढ़ेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। बेसिकली ये 3 टर्म हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना, दूसरी टर्म है लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वही है, और दूसरी है लिंगीय रूढ़िबद्धताएं। लिंगीय रूढ़िबद्धताएं जो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं हमारे समाज में, प्राचीन काल से चली आ रही हैं, उसको कहते हैं लिंगीय रूढ़िबद्धताएं, जेंडर स्टीरियोटाइप। और तीसरी टर्म है लैंगिक पक्षपात या लैंगिक पूर्वाग्रह, जिसको जेंडर वाइज भी कहते हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर वाइज, यानी कि लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िबद्धताएं और लिंगीय भेदभाव, ये 3 टर्म हैं। सारे क्वेश्चन जो सीटेट के बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो सारे इन 3 टर्म से मिलके बने हैं। ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो सारी चीज़ें हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक आए हैं सीटेट में, सिर्फ यहीं से बने हैं क्वेश्चन। यदि ये 3 टर्म को आपने अच्छे से समझ लिया तो बस इतने में आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ों को नहीं लिया, क्योंकि फालतू के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से अच्छा है जो एग्ज़ाम में आए वो पढ़ाया जाए। तो एग्ज़ाम में सिर्फ इतने से क्वेश्चन आया है, इन 3 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है, तो कृपया इनको अच्छे से समझें और इन पे ध्यान लगाएं, अपना इन पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है और इस बार भी बनेगा। हर बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बना है, तो इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से बना है। तो जिसमें हम पहला कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझें। लिंगीय भेदभाव।
बालक और बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद किया जाता है। बालक और बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर, यानी कि तुम पुरुष हो और एक महिला है, तो लड़का और लड़की के आधार पर भेद किया जाता है, जिससे बालिकाओं को समाज में शिक्षा में और पालन पोषण में बालकों से निम्नतर स्थिति में रखा जाता है। कि मतलब एक घर में एक बच्चा है और एक बच्ची है, यानी कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़के को तो अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छा पालन पोषण दिया जाता है, खेलने कूदने के अच्छे अवसर दिए जाते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन लड़कियों को इन सारी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाती। तो इस कारण क्या होता है, इस लिंग के आधार पर ये जो भेदभाव किया जा रहा है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इससे क्या होता है, लड़कियां पिछड़ जाती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ जाती हैं, पालन पोषण के क्षेत्र में भी पिछड़ जाती है, उनका शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि ना तो उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा रही है, ना उन्हें अच्छा वातावरण दिया जा रहा है, बल्कि उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो जैसे एक टीवी पे मैंने ऐड देखी थी, बहुत टाइम पहले की ऐड है, मैंने बहुत लंबे समय से टीवी नहीं देखी। मैंने एक टीवी पे ऐड देखी थी नेस्ले कंपनी की। नेस्ले कंपनी बेसिकली चॉकलेट्स बनाती है और फूड प्रोडक्ट भी बनाती है। तो मैंने नेस्ले कंपनी की एक ऐड देखी, जिसमें करीब 4-5 वर्ष की लड़की थी, वो अपने बाल काट रही थी, वो कैंची से अपने बाल काट रही थी, स्कूल की ड्रेस में थी वो। तो उससे उसकी किसी दोस्त ने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो उसने बताया कि भैया स्कूल जाता है, पिताजी भैया को तो स्कूल भेजते हैं, लेकिन मुझे स्कूल ही भेजते, कहते हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, लड़के स्कूल तो सिर्फ लड़के जाते हैं, तो स्कूल तो सिर्फ भैया जाएगा, तुम लड़की हो इसलिए तुम स्कूल ही जाओगी, तो इसलिए मैं भैया बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो भैया के जैसे उसने ड्रेस पहन ली लड़की ने, और अपने बाल भी भैया के जैसे काटने लगी। तो उसने उसको बताया अपनी फ्रेंड को कि पिताजी ने बोला कि सिर्फ लड़के स्कूल जाते हैं और सिर्फ भैया स्कूल जाएगा, तुम लड़की हो इसलिए तुम स्कूल नहीं जाओगी, तो मैं भैया के जैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ और मैं भी स्कूल जाऊंगी। तो ये होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये होता है लिंग के आधार पर भेद करना, लैंगिक विभेद या लैंगिक विभिन्नता। लिंग के आधार पर जब लड़का और लड़की को एक समान नहीं माना जाता है, दोनों में भेद किया जाता है। आजकल राजस्थान, बिहार, यूपी, इनमें बहुत सारे एरिया, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। लड़कों को उच्च स्तर में रखा जाता है, लड़कियों को निम्न स्तर में रखा जाता है, लड़के लड़कियों को एक नहीं माना जाता। ग्रामीण इलाकों में हालत और भी खराब है, वहां पे लड़कियों को बिल्कुल पढ़ने दिया ही नहीं जाता, लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों को क्या पढ़ाना, ये मानते हैं लोग। तो बालक और बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिससे बालिकाओं को समाज में शिक्षा में और पालन पोषण में बालकों से निम्नतर स्थिति में रखा जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती हैं। ये होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंगीय भेदभाव। तो एक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है 3 कॉन्सेप्ट में से। अब दूसरा है, इसी को, ये पहला है, इसका एक और उदाहरण मैं दूंगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है। जब शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं। शिक्षक क्या समझ रहा है कि स्वाभाविक रूप से, माने कि नेचुरल, जन्मजात ही लड़के अच्छे होते हैं गणित में लड़कियों से, बल्कि ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो गणित में 100 में से 100 नंबर लाती हैं, और लड़के मैंने गणित में कमजोर देखे। तो ऐसा नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों गणित में अच्छी हो सकती हैं, और दोनों गणित में कमजोर हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि लड़कियां गणित में तेज होती हैं, या हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि लड़के गणित में तेज होते हैं। गणित में तेज तो है, दोनों हो सकती हैं, क्योंकि बुद्धि के आधार पर हम लिंग में भेद नहीं कर सकते। तो लड़कियां भी गणित में तेज हो सकती हैं और लड़के भी गणित में तेज हो सकते हैं। तो ये भी लैंगिक भेदभाव है, ये भी लिंग के आधार पर शिक्षक भेदभाव कर रहा है कि जो लड़के जो है लड़कों को गणित में तेज बता रहा है लड़कियों की अपेक्षा। तो ये भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अगला है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? लैंगिक रूढ़िबद्धताएं। लैंगिक रूढ़िबद्धताएं या जेंडर स्टीरियोटाइप, इसका अर्थ होता है कि हमारे समाज में, हम पढ़ लेते हैं इसको, सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विभिन्नताएं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि समाज ने जो रूढ़िबद्धताएं बना दी हैं, समाज ने परंपरागत रूप से चली आ रही जो नियम कानून बना दिए हैं महिला और पुरुष के बारे में, कि महिला है तुम तो तुम्हें घर का काम करना है, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें इन सारी चीज़ें करनी है, घर का सारा काम तुम्हें करना है। ये जन्मजात नहीं है,
कि लड़की है तो वो सारा काम ही करेगी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई, मैरी कॉम फाइटर है, और फोगाट सिस्टर जो है, फोगाट बहनें हैं, वो पहलवान है। मिताली राज क्रिकेटर हैं, सानिया मिर्जा बैडमिंटन चैंपियंस हैं। तो लड़कियां सिर्फ खाना बनाने के लिए या घर का काम करने के लिए नहीं बनी हैं, जन्मजात नहीं बनी हैं। उनको आप जैसा बनाएंगे या जो बनाना चाहेंगे वो बन जाएंगी। वो एक अच्छी मैनेजर बन सकती है, वो एक अच्छी टीचर बन सकती है, वो एक अच्छी पायलट बन सकती है, वो एक अच्छी अंतरिक्ष यात्री बन सकती है। वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं। जो पुरुष करते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। लेकिन हमारी समाज ने उनको क्या रोल दिए हैं? सामाजिक भूमिकाओं के कारण हमारे समाज ने उनको रोल दिए हैं कि लड़की है तो तुम घर के सारे काम करोगे, लड़के हो तो तुम बाहर के काम करोगे। क्यों, लड़का घर का काम नहीं कर सकता क्या? लड़का भी तो कर सकता घर का काम। तो नहीं, ये समाज ने बना दिया है, ये जन्म से नहीं होता ऐसा। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जन्मजात सौंपी गई विशेषताएं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जन्मजात सौंपी गई विशेषताएं। ये जो विशेषताएं हैं कि लड़कियां घर का कार्य करेंगी, ये जन्मजात विशेषता नहीं है उनकी, ये समाज ने उनको बना के दिया है। ये परिवार ने समाज के दबाव में उनसे कह दिया कि तुम घर का काम करोगी, बाहर का नहीं करोगी। तो ये होता है लैंगिक रूढ़िबद्धताएं, जो प्राचीन काल से चली आ रही हो, आज भी व्याप्त है समाज में। इसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आए, गिनती के 3 कॉन्सेप्ट हैं, जेंडर वाइज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर स्टीरियोटाइप। गिनती के 3 कॉन्सेप्ट, और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्लीज, यदि आपको एक बार में समझ में ना आया है तो 2 बार समझ लें, और 2 बार में ना आए तो तीसरी बार देख लें वीडियो। फिर उसके बाद भी ना आए तो कमेंट करें, मैं दोबारा इस वीडियो को लाऊंगा अच्छे से। अगला है लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह या जेंडर के आधार पर पक्षपात करना। पक्षपात करना तो आप सब लोग जानते हैं, जेंडर बाइस। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम लैंगिक पक्षपात को समझेंगे कि किस प्रकार पक्षपात किया जाता है। जेंडर बाइस। कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। कक्षा में चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान एक शिक्षक क्या करता है कि लड़कियों पे कम ध्यान दे रहा है और लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये जो टीचर है, जो ये पक्षपात कर रहा है। पक्षपात किन के साथ कर रहा है? उन लड़कियों के साथ पक्षपात कर रहा है। उन पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा। पूरा ध्यान किन पे दे रहा है? लड़कों पे ध्यान दे रहा है। हाँ तुमने अच्छा बताया, लड़कों से कह रहा है हाँ तुमने अच्छा बताया, तुम बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, तुम बहुत अच्छी तरीके से चर्चा में भाग ले रहे हो। लड़कियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, उनको इग्नोर कर रहा है। किस पे ध्यान दे रहा है ज़्यादा? लड़कों पे ध्यान दे रहा। तो ये क्या है? यही तो पक्षपात है। ये लड़कियों के साथ आप पक्षपात कर रहे हैं। आप समानता की भावना से काम नहीं कर रहे हैं स्कूल में। आप एक शिक्षक हैं, आपको लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, लिंग के आधार पर पक्षपात नहीं करना है, जेंडर बाइज नहीं करना आपको। लेकिन आप जेंडर बाइज कर रहे हैं। आप लड़कों का पक्ष ले रहे हैं और लड़कियों का नहीं ले रहे, उन पर तो ध्यान नहीं दे रहे। और उनको चर्चा में शामिल तो किया है आपने, लेकिन उन पर उतना ध्यान नहीं दे रहे आप जितना लड़कों पे दे रहे हैं। आपको दोनों पे समान ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? लैंगिक पक्षपात कर रहे हैं, आप जेंडर बाइस कर रहे हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे, हमने अच्छे से समझे हैं। यदि आपको ना समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो देखें। इसके बाद हम कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम 20-25 MCQ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मात्र 2 वीडियो में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका कहीं से भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरी गारंटी है कि 1 नंबर आपका पक्का हो गया। तो यदि विश्वास है और मेरा पढ़ाना अच्छा लगे या आपको चीज़ें अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कुछ मुख्य बिंदु हैं तो हम इनको भी समझ लेंगे। जैसे पहला है कि समाज के निर्माण में बालक और बालिकाओं दोनों की भूमिका होती है। सही बात है भाई कि बालक की भी भूमिका है समाज के निर्माण में या समाज के विकास में, और उतनी ही बालक की भूमिका है, उतनी भी बालिका की भूमिका है, दोनों की भूमिका है। दूसरा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में आई। तो इसमें लिंग तथा सामाजिक खाइयों या सामाजिक गहराइयों को भरने हेतु सारगर में सुझाव पेश किए गए। इनको बस यदि आपको पता ना हो तो आप अपनी कॉपी में लिख लें। अब देखिए महिलाओं को और समाज की दृष्टि से अच्छा बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। महिला समाख्या, कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए,
महिला संबंधी, ताकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय इसलिए खोले गए कि यदि पिताजी अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाते हैं और बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहते तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे फ्री पढ़ाएंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, रहना खाना सब फ्री रहेगा, तो उससे महिलाएं क्या है आगे आएंगी। तो महिला संबंधी कानून बनाए गए, विवाह की आयु तय की गई, और इसके बाद कन्या धन योजना, साइकिल भी वितरित की गई कि यदि बच्चियाँ स्कूल नहीं आ पाती हैं तो भाई उनको साइकिल दी जाए। बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए जाए कि स्कूल अगर दूर है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है तो भाई छात्रावास में ही रहो, और इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई। बालिका के जन्म पर प्रोत्साहन राशि भी दी गई कि भाई यदि बालिका जन्म होती है तो दुख मनाने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, बालिका जन्म हुई है तो खुशी मनाइए आप, उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी कुछ दी गई। और महिला ऋण में ब्याज में कमी, यदि महिलाएं ऋण लेती हैं या महिला के नाम पर ऋण लिया जाता है या बच्ची के नाम पर ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है, तो उसमें ब्याज कम लगेगा। ये सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं ताकि महिलाएं आगे बढ़ें और महिलाएं भी लड़कों की तरह अपना और अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें, और कोई भी उनके साथ आगे जीवन में कभी जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना करे, पक्षपात ना करे, पूर्वाग्रह ना करे, और उनको समाज में जीने का अधिकार मिले। कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र हैं अभी जहां महिलाओं को पिछड़ा समझा जाता है, लड़कों से कम समझा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि जब आप टीचर बन जाएं तो आप कभी ऐसा ना करें, सबको एक समान समझें, लड़का लड़की एक समान, दोनों को अवसर भी दिए जाएं विकसित होने के। तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित, अब हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ 5-6 क्वेश्चन है, इसके बाद इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे, इस टॉपिक का एंड करेंगे, और अगले वीडियोज़ में हम 20-25 MCQ क्वेश्चन लाएंगे जिससे आपका सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये तो गलत है। लड़कों को अधिक तुमने बुद्धिमान बता दिया, तो क्या लड़कियां कम बुद्धिमान है, तो ये तो गलत है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान है, तो ये भी गलत है। नहीं, दोनों बुद्धिमान होते हैं, लड़के भी बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, फिर आपने लड़कों को बता दिया बुद्धिमान, तो ये तो तीनों गलत हो गए। ये सही है कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध ही नहीं है। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि बुद्धि चाहे लड़के की हो चाहे लड़के की हो, दोनों की तेज हो सकती है या दोनों की कम हो सकती है या दोनों की एवरेज बुद्धि हो सकती है, क्योंकि बुद्धि का कोई संबंध ही नहीं है लड़के लड़की से। किसी की भी तेज हो सकती है, किसी की भी कम हो सकती है। ये हमारा राइट आंसर है फर्स्ट का, थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय, राज्य स्तर की प्रतियोगिता होनी है तो एक स्कूल क्या कर रहा है, अपने बच्चों को तैयार कर रहा है प्रतियोगिता में जाने के लिए। तो वह विद्यालय लड़कियों को प्राथमिकता देता है। देखो, वरीयता देना मतलब लड़कियों को प्राथमिकता देता है कि भैया तुम लड़कियां हो, तुम लोग अच्छा गाओगी, क्योंकि गाने की प्रतियोगिता है, एक प्रतियोगिता है, शायद वो गाने की प्रतियोगिता है, और उसमें लड़कियों को प्राथमिकता दे रहा। तो ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह है। भाई लड़कों को क्यों नहीं दे रहा है, तुम सिर्फ लड़कियों को क्यों दे रहा है प्राथमिकता? लड़कों को भी तो देना चाहिए, प्रतियोगिता हो रही तो लड़कों को भी चांस दो। लेकिन यहाँ पे लड़कों को चांस नहीं दे रहा विद्यालय, तो वो क्या कर रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह कर रहा है, जेंडर बाइज कर रहा है, लिंग के आधार पर पक्षपात कर रहा है। तो डी आपका राइट आंसर है। अगला है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक क्या करती है? एक अच्छी जो पुस्तक होती है वो डैश से बचती है, सामाजिक उत्तरदायित्व तो निभाती है, लिंग के प्रति संवेदनशील होना। संवेदनशील होने का मतलब ये है कि लड़का लड़की एक समान है, इस बात को मानना। तो सामाजिक उत्तरदायित्व तो निभाती है, लैंगिक संवेदनशीलता भी होती है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में, लिंग को समान रूप से मानती भी है तो समानता भी है। लेकिन लैंगिक पूर्वाग्रह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बचती है, लैंगिक पक्षपात से बचती है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक। तो बी सी आपका राइट आंसर है। एक अच्छा विद्यालय निम्नलिखित में से बचता है। एक अच्छा विद्यालय निम्नलिखित में से बचता है। सामाजिक जिम्मेदारी से बचता है क्या? नहीं बचता। लिंग के आधार पर समानता से नहीं, ये तो सही है कि लिंग के आधार पर समानता भी करता है विद्यालय, सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाता है और लिंग के प्रति संवेदनशील भी है। लेकिन जो एक विद्यालय है वो लिंग पक्षपात कभी नहीं करता।
सी आपका राइट आंसर है। जो एक विद्यालय है वो लिंग के आधार पर पक्षपात कभी नहीं करता। सी आपका राइट आंसर है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं। शिक्षक क्या समझ रहा है कि लड़के जो हैं लड़कियों से गणित में अच्छे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध ही नहीं है। लड़के भी गणित में तेज हो सकते हैं, लड़कियां भी तेज हो सकती हैं, या दोनों मध्य हो सकते हैं, दोनों मंद हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। तो लिंग जो है ये लिंग पक्षपाती व्यवहार है शिक्षक का, या लिंग पक्षपाती व्यवहार है, पक्षपात कर रहा है लड़कियों के साथ, लड़कों को अच्छा बता के लड़कियों के साथ पक्षपात कर रहा है। ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? कि मतलब लिंग के आधार पर समान हो, तो उसका सही मानदंड या सही नियम कौन सा हो सकता है कि लिंग के आधार पर समान है सारी, मतलब बच्चे और बच्चियां दोनों लिंग के आधार पर समान है। इसका कौन सा एक विकल्प हमें बताता है ऐसा? पहला, विद्यालय में पुरुष और महिलाओं की संख्या की तुलना करें। दूसरा देखते हैं, कक्षा 12 तक लड़कों और लड़कियों के द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। तीसरा, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या। और चौथा है कि छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाए, और फिर बच्चों को अनुमति भी देना चाहिए फिर तो इसका सही उत्तर है सी। क्यों है? क्योंकि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना, माना कि कक्षा 12 तक 50 लड़के, एक गांव में 50 लड़के पढ़ते हैं, और 50 में से मतलब टोटल 100 लड़के हैं, 100 लड़के और लड़की हैं, जिसमें 50 लड़के हैं 50 लड़की हैं। तो देखा कि कक्षा 12 तक 50 लड़के जो हैं वो पहुंचे हैं, और कक्षा 12 तक लड़कियां कितनी पहुंची? लड़कियां 40 पहुंची। तो हम कह देंगे कि भाई यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है लड़कियों के साथ, और लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा, क्योंकि कुछ लड़कियां कम हैं लड़कों की अपेक्षा। यदि ये रेशियो 45-47 इसके आसपास होता तो हम कहते थे कि हाँ, ये लिंग के आधार पर समानता है। लेकिन यदि पता चला 100 लड़के लड़कियां हैं गांव में, और पता चला कि 60 लड़के तो 12वीं तक पास हो गए हैं, लेकिन लड़कियां सिर्फ 20 आई हैं, लड़कियां सिर्फ 20 12वीं पास कर पाई हैं और 60 लड़के पास कर लिए हैं, तो ये समानता कहाँ हुई? समानता होने के जरूरी है कि ये 20 से 50 तक आए और ये 50 रहें, या ये 60 रहें तो ये भी 60 रहें, या उसके आसपास रहें, फिर होगी लिंग के आधार पर समानता। तो सी हमारा राइट आंसर है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन समझे थे, और ये कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा कि लिंग क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि लिंग क्या है, व्हाट इज जेंडर। ये मैंने क्वेश्चन वहाँ पे लिया है, तो मैं वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा विकल्प में, ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में। लेकिन थोड़ा सा आप इसको यहाँ भी समझ लीजिए कि लिंग क्या है। देखिए, यदि हिंदी में वहाँ पे पेपर में सिर्फ लिंग लिखा आएगा, इंग्लिश में लेकर अलग लिखा आएगा। इंग्लिश में लिखा आएगा सेक्स, और एक लिखा आएगा जेंडर, एक लिखा आएगा जेंडर, एक लिखा आएगा सेक्स। लेकिन हिंदी में सिर्फ उसको लिंग लिखेंगे। तो आपको इसके लिए क्या देखना है? इंग्लिश वाले ऑब्जेक्टिव देखना है, क्योंकि जो सेक्स जो है कि आप पुरुष हैं या महिला हैं, ये क्या बताता? सेक्स बताएगा कि आप पुरुष हैं कि या महिला हैं। तो ये एक जन्मजात संरचना है, एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। सेक्स जो है एक जन्मजात संरचना है, जन्म से ही हमें मिलता है कि हमारा सेक्स क्या है, कि हम पुरुष हैं, फीमेल हैं, या हम मेल हैं। जैसे हम पूछते हैं कि भाई आपका सेक्स क्या है, कोई फॉर्म भरते तो उसमें पूछते हैं कि आपका सेक्स क्या है, आप फीमेल हो कि मेल हो। तो जो लड़का होता है वो मेल बताता है, जो लड़की होती है वो फीमेल बताती है। तो जो सेक्स जो है ये जन्मजात संरचना है, हमें जन्म से मिली है। और जेंडर जो है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, और सेक्स जो है एक जन्मजात संरचना है, एक बायोलॉजिकल संरचना है। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना कैसे है? क्योंकि सामाजिक संरचना इसलिए है क्योंकि समाज में भूमिकाएं निर्धारित कर दी गई हैं, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। कि भाई यदि तुम लड़के हो तो समाज उसको जन्म से ही बता देती है कि जैसे लड़का हो तो तुम्हें रोना नहीं है, तुम रो नहीं सकते क्योंकि तुम लड़के हो,
ये जन्मजात नहीं है भाई, उसको भी तो रोना आता है, लेकिन वो नहीं रोता क्योंकि समाज के दबाव में नहीं रोता। समाज उसको शुरू से जन्म से ही ऐसा बता देती है कि तुम लड़के हो, तुम नहीं रो सकते, रोती तो लड़कियां हैं। और लड़कियों को समाज ये बता देती है कि तुम लड़की हो, तुम घर के काम ही करोगी, तुम बाहर के काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम लड़की हो। तो ये जेंडर है जो इसको समाज निर्धारित करता है, और जो सेक्स जो है इसको जन्म से ही निर्धारित किया जाता है। लेकिन हिंदी में यदि आप देखोगे तो दोनों का अर्थ लिंग ही होता है, और परीक्षा में भी लिंग ही लिखा आएगा। लेकिन आपको ये इंग्लिश वाले ऑप्शन देखना है, और यदि सेक्स लिखा है तो वहाँ आपको लगाना है कि सेक्स एक जन्मजात संरचना है, और जेंडर लिखा है तो उसके लिए लिखना है कि आपको यह एक सामाजिक संरचना है। करीब इन दोनों से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, मतलब हर बार एक क्वेश्चन इससे पूछते हैं, और बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं क्योंकि लिंग दोनों में लिखा रहता है लेकिन इंग्लिश में अलग रहता है, सेक्स और जेंडर। तो इंग्लिश का आप विकल्प पढ़ेंगे तो आप इसको सही करेंगे। और यदि आपको कन्फ्यूजन हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में इन सारी चीज़ों को कवर कर लूँगा। और इससे ज़्यादा ये सेक्स एक जेंडर और 3 चीज़ें और मैंने बताई थी, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पूर्वाग्रह, एक जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक के आधार पर रूढ़िबद्धताएं, लैंगिक के आधार पर भेदभाव करना, बस इतने से कुछ बाहर नहीं आएगा। आपको 20-25 क्वेश्चन कराए जाएंगे, उससे भी आप देख लेंगे कि इससे कुछ बाहर नहीं आएगा। आपको पुराने पेपर भी कराए जाएंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें बाहर नहीं हुई हैं, इससे आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ये हमारे टॉपिक का एंड है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं EBS की क्लास लाऊं तो प्लीज़ कमेंट करें, और यदि आप चाहते हैं कि मैं हिंदी की क्लास लाऊं तो प्लीज़ हिंदी के लिए कमेंट करें। और ये हमारे वीडियो का एंड है, और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।